Hi guys, welcome to Peace and Progress School and Vikas Chemistry. Last time हमने particles of atom के बारे में हमने डिस्कस किया था। by discharge tube की मदद से हमने कुछ particles atom के अंदर फाउंड किए थे जिनको हमने फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया था। जब ये डिस्कवर हुए तो इसके बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने एटम की जो स्ट्रक्चर है उसमें मुख्तलिफ मॉडल्स बेस किए। उनमें सबसे पहली जो साइंसदान था, साइंटिस्ट था, वो रदरफोर्ड था, जिसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। आज हम इसको एक्सपेरिमेंटली या फिर थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह का मॉडल था और इसमें हम एटम को कैसे पहचान सकते हैं कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा। 1910 में उस वक्त सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई थी। रदरफोर्ड बम्बार्ड अ थिन गोल्ड फॉइल, उसने क्या किया, एक ऐसा एक फाइल लिया, एक थिन फाइल लिया, किसका गोल्ड फाइल उसने ले ली और उस पर क्या किया, उसने बम्बार्डमेंट करना शुरू किया अल्फा पार्टिकल्स, इसकी अल्फा पार्टिकल्स इसने बम्बार्डमेंट शुरू कर। इसने एक थिन फाइल लिया, गोल्ड थिन फाइल लिया और उसने उस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया। इसकी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट, अल्फा पार्टिकल्स इस थिन फॉइल के साथ, थिन फॉइल में एक ऐसे पेज से भी बारीक गोल्ड का एक पेज से भी बारीक चीज उसने लिया, एक फॉइल ले ली और उस पे उसने अल्फा पार्टिकल का क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट उसने उस पे कर दी। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल होती क्या है, इसको हम दिस साइन स्टैंड फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अल्फा पार्टिकल होती क्या है? तो अल्फा पार्टिकल को समझने के लिए आप लोग सबसे पहली बात आप लोगों ने ये समझना होगा कि अल्फा पार्टिकल, आप लोगों को ये समझना होगा कि आपके पास एक नोबल गैस होती है जिसे हम बोलते हैं हीलियम, जिसकी एटॉमिक नंबर 2 है और उसकी एटॉमिक मास कितनी है, 4 है। इसको अगर आप डिस्कस कर लोगे तो आप इसको इस तरह से बनाते हो, अक्सर बनाओगे इस तरह से, ये उसका एटम और उसमें प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन भी 2 और इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो ये इसको हम हीलियम एटम कहते हैं या हीलियम गैस कहते हैं या फिर हीलियम एलिमेंट कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, जब यही हीलियम है, अगर हम इस हीलियम के इस इलेक्ट्रॉन को, इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो उसका सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। क्या बच जाएगा? न्यूक्लियस बच जाएगा और इसमें सिर्फ प्रोटॉन की चार्ज होगी, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन अभी इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन तब थे उस वक्त उसमें कोई चार्ज नहीं था, इसको मैंने एच ही लिखा था। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो उसके पास सिर्फ प्रोटॉन बच गए, जो हर प्रोटॉन पे एक चार्ज होगा, तो यहाँ पे टोटल कितने चार्ज होंगे, 2 चार्ज होंगे। तो जो हीलियम न्यूक्लियस है, जब इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, हीलियम 4, 2 इसका प्रोटॉन नंबर, 4 इसका एटॉमिक मास और उस पे +2 चार्ज है। +2 चार्ज इसलिए कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाकी बच गया ये पार्टिकल, ये पोर्शन बच गया या उसका न्यूक्लियस बच गया। अभी न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन कैरी कर रही है, इट मींस उस पे +2 का चार्ज है। अभी ये जो हीलियम जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अभी जो बच गई, इसको फिर हम क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल। या फिर हीलियम की न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। आप कह सकते हो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम क्या है? हीलियम एक एलिमेंट है, उसका अगर एक एटम ले लो या बहुत से एटम्स ले लो उसकी और उससे क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, तो बाकी जो बच जाएगा उसे फिर हम क्या बोलेंगे, हीलियम न्यूक्लियस बोलेंगे और उस न्यूक्लियस को फिर हम खास नाम देंगे अल्फा पार्टिकल का। द हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल होती क्या है। अल्फा पार्टिकल एक पार्टिकल है जो उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैरी कर रही है जितना हीलियम कैरी करती है, लेकिन इसमें और हीलियम में फर्क ये है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हीलियम अल्फा पार्टिकल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन
हीलियम में इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भी होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ हीलियम की न्यूक्लियस की बात कर लो, या आप हीलियम की न्यूक्लियस ले लो और उस न्यूक्लियस को अलग कर लो, उसके इलेक्ट्रॉन अलग कर लो, उसकी न्यूक्लियस को अलग, अभी वो न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? वो न्यूक्लियस कहलाएगा अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने ऐसा किया, उसने एक थिन फॉइल ले ली, गोल्ड से बना हुआ, सही, गोल्ड इज मेटल, सही, जिससे हम बिजली पास सकते हैं, जिससे कनेक्ट कर। तो अल्फा पार्टिकल पे जब उस अल्फा पार्टिकल के जरिए जब उसने गोल्ड पे फायर कर दी, बम्बार्डमेंट कर दी, तो इससे उसको कुछ नतीजा, कुछ उससे उसने कुछ रिजल्ट अखज़ किए। अच्छा, ये जो गोल्ड फॉइल है, इसकी आप लोगों ने याद रखना कि ये इसकी जो थिननेस थी, या थिकनेस जो मैं कह सकता हूँ, ये कितना था? 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर। मतलब इतना छोटा सा उसने बारीक सा पीस ले लिया, और उस बारीक पीस पे उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी। अल्फा पार्टिकल को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, He+2, हीलियम न्यूक्लियस प्लस 2+2 मीन उसके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं। जब इसने इस पे बम्बार्डमेंट करना शुरू किया, तो उसको उसने इससे कुछ रिजल्ट हासिल किए। उसने क्या किया? ये उसने कुछ रिजल्ट हासिल किए। उसने क्या किया? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल। बहुत से जितने भी उसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट कर दी, वो सारे के सारे क्या हो गए? वो सारे के सारे इससे निकल गए, इस फॉइल से क्या हो गए? फॉर एग्जांपल उसने 10 या 20 या 50 या 100 फॉर एग्जांपल उसने अल्फा पार्टिकल दे दिया, तो उससे अक्सर वो कह रहा है कि अक्सर रिजल्ट पे क्या हुआ कि अक्सर इससे बाहर निकल गए। अक्सर क्या हो गए? अक्सर इससे बाहर निकल गए, अक्सर पार्टिकल बाहर निकल गए, अक्सर पार्टिकल बाहर निकल गए। तो इससे उसने क्या हासिल किया? फॉर एग्जांपल ये भी जैसे ये भी अल्फा पार्टिकल ही थे, ये भी निकल गए, ऐसे अक्सर निकल गए, अक्सर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? निकल गए। अच्छा, बच गए फिर क्या? तो इस अल्फा पार्टिकल जब इस थिन फॉइल से निकल गए, और आप लोगों को पता है कि ये गोल्ड है, तो इट मींस इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से बना हुआ है, और ये जो चीजें जो इससे निकल रही है, इसका मतलब भी क्या होगा? तो इसने क्या किया? अच्छा, कुछ अक्सर निकल गए, लेकिन कुछ क्या हो गए? कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल यहां से जा रहे थे, ऐसे कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, निकल नहीं गए, बाहर नहीं चले गए, सही, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे फॉर एग्जांपल वापस हो गए, सही। कुछ पार्टिकल्स निकल गए, अक्सरियत तो उसके निकल गए, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए 90 एंगल पे, चाहे जितने भी एंगल पे वो ले आप लोग देख सकते हो, मतलब टू द पॉइंट वापस जहां से निकल गए तो उस तरफ वापस नहीं है, ऐसे कुछ ऐसे वापस डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स, वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड बैक। कुछ पार्टिकल्स ऐसे चले गए, लेकिन वापस इसी फॉर्म में वापस हो गए। इसी फॉर्म में क्या हो गए? वापस बैक हो गए। कुछ पार्टिकल बहुत ही कम तादाद में ऐसे चले जाते थे, लेकिन फिर उसी जहां पे सोर्स था, उसी सोर्स की तरफ वापस हो जाते थे, न बाहर निकलते थे, न इस तरह डिफ्लेक्ट होते थे किसी और एंगल पे। जिस एंगल से 0 एंगल पे हो जा रहे थे, मतलब एक्स एक्सिस पे हो जा रहे थे, एक्स एक्सिस से वापस क्या हो गए? बैक हो गए। तो उसने कुछ इस एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ अखज़ किया। फिर उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया कि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अवे, बहुत से अल्फा पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि तकरीबन सारे क्या हो गए? पास हो गए। लेकिन उनमें से कुछ जब सारे पास हो गए, तो इसका मतलब क्या है? उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है? सो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो ये एटम से बना हुआ है, और एटम से ये बिल्कुल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसने 3 चीजें उसने हासिल किया। नंबर 1 कि मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द एटम इज एम्प्टी। उसने पहला नतीजा ये हासिल किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो एटम है उसका अक्सर एरिया जो है, अक्सर हिस्सा जो है वो खाली है। अक्सर एरिया उसका क्या है? खाली है। इसीलिए इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स
आ गए निकल गए, कोई रेजिस्टेंस दरमियान में नहीं आई, इसलिए नतीजा हुआ कि मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरा, some particle deflected, so in the atom there is a very small area of positive charge। अभी आप लोगों को पता है कि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाली है, तो उसने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर 2, some alpha particles deflected, it means a small area of the atom as positive charge, atom as a positive charge। उस एटम के कुछ खास हिस्से पे, कुछ मखसूस जगह पे, एक स्मॉल छोटा सा जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव प्लेस आप कह सकते हो, एक पॉजिटिव जगह होगी जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव थे और जिस जगह पे वो टकरा रहे थे वो भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो इस तरह से इस वजह से क्या होगी, रिपेल होगी। जो अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिव के करीब या उस पॉजिटिव के कोने से टकरा रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये पार्टिकल फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पोर्शन है किसका, एटम का, ये पॉजिटिव पोर्शन है एटम का, तो ये पॉजिटिव पोर्शन पे जब ये चले गए फॉर एग्जांपल प्रोटॉन में, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, तो ये इस प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे टकरा गए, इस वजह से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गए, रिपेल हो गए, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज था और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गए। और तीसरा उसने नतीजा हासिल किया, तो इसने ये कहा कि एटम के पोर्शन पे क्या है, एक पोर्शन पे क्या है, अक्सर पोर्शन एम्प्टी है, पहला इसका रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट इसका ये है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इन एटम, एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसी जगह जहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव पार्टिकल वापस क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर 3, अच्छा, with the mass of all atom in there, he named the positive center of atom as a nucleus। उसने उस पॉजिटिव प्लेस को उसने किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, न्यूक्लियस, उसने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया, उस पॉजिटिव प्लेस को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, सही, उस पॉजिटिव प्लेस को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। On the basis of this experiment, उसके इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमारे पास 3 चीजें एटम के बारे में आ जाती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आ जाती है। नंबर 1, an atom has a positive center called nucleus। नंबर 2, around this nucleus the electron revolves। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इस एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस पॉजिटिव के आसपास क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, सही है, लेकिन किताब में 2 है। अच्छा, the electrons revolve around the nucleus, जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर नहीं निकलते। उसकी वजह क्या है कि उस एटम के अंदर एक पॉजिटिव प्लेस भी है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया, उसके अराउंड नेगेटिव एरिया जो है ऑफ एटम का, या जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, सही, गर्दिश कर रहे होंगे, इसीलिए वो नहीं निकलते और वो बाउंडेड है उस पोर्शन के साथ। और नंबर 3, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, सो एटम इज टोटली न्यूट्रल। जितना इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही प्रोटॉन, उसके पॉजिटिव पोर्शन उतना ही पॉजिटिव होगा, जितना, मतलब अगर हमारे पास एक एटम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस उसके पास 2 प्रोटॉन होंगे, उसके पास कितने होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। तो जब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटली हम कहेंगे टोटली the atom is neutral। एटम क्या है, न्यूट्रल है। उसकी वजह क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाला एटम है और उसके पास 2 प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज रखेंगे, -2 +2, तो एक दूसरे को क्या करेंगे,
कर लेंगे कैंसिल कर लेंगे तो एटम क्या होगा, एटम न्यूट्रल होगा, सही है। तो इसमें तीन चीजें अखज़ की है। This model is just like the solar system, where the center is the sun, around which planet moves. Planet से हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, और जो सूरज है वो हमारे पास क्या है, सेंटर है, न्यूक्लियस है, जिसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एटम की बात करूं, व्हिच मींस उसका प्रोटॉन यहाँ पे, ये सेंटर उसका न्यूक्लियस कहलाएगा, बाकी आसपास उसके क्या करेंगे, उसके ऑर्बिट्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके आसपास, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे अगर सोलर सिस्टम है तो आसपास क्या होंगे, प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। रदरफोर्ड की भी एक्सपेरिमेंट जो था वो बिल्कुल सोलर सिस्टम के बेस्ड पे था। वही जो एटम है उसके मरकज में या सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है, जिसके आसपास नेगेटिव पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। रदरफोर्ड मॉडल गिव द बेसिक आइडिया, उसने बेसिक आइडिया दे दिया, एक मतलब एक नई इन्वेंशन की तरफ जाने की उसने कोशिश की, बेसिक आइडिया उसने दे दिया, लेकिन कुछ मसले उसके स्ट्रक्चर के हवाले से आजकल जो हम स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं वो किसी उसी रदरफोर्ड के और आगे आने वाले बोयर एटॉमिक मॉडल आगे हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे हम इस तरह से बनाते हैं एटम को। आज भी हम एटम को इसी तरह से जानते हैं। ये रदरफोर्ड का बेसिक आइडिया था और रदरफोर्ड ने ही इसको आगे लाया। इसके बाद लेकिन इसके कुछ खामियां थे, कुछ डिसएडवांटेजेस है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, कुछ मसले हैं, कुछ सवाल है जिनका जवाब देना चाहिए थे रदरफोर्ड को, लेकिन उसने जवाब नहीं दे सका। वो कौन से हैं, वो मसले हैं कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन द, कुछ मसाइल है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। मैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज ये इसके बेसिक कांसेप्ट्स है या बेसिक यूनिट्स बेसिक नोट्स है कि ये चीजें हमें पता हो गई किससे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हमें ये पता चला। लेकिन इसके पता चलने के बाद, इस मॉडल को पेश करने के बाद कुछ साइंसदानों ने इस पे सवाल करना शुरू कर दिया, जिसे हमने फिर डिसएडवांटेज का नाम दिया, क्योंकि उन सवालों का जवाब रदरफोर्ड ने नहीं दिया। तो डिसएडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, उनको मैं मेंशन करूंगा। कौन से डिसएडवांटेजेस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उनमें सबसे पहला ये है कि अगर हमारे पास उसने ये जो पेश किया हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवाल्व करेगा तो पहला सवाल ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन को गिरना चाहिए न्यूक्लियस में, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन गिरेगा ही नहीं। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो एटम की कंसेप्ट खत्म हो जाएगी, वो गिरेगा ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों गिरेगा नहीं, तो ये रदरफोर्ड ने जवाब नहीं दिया, इसलिए एक डिसएडवांटेज बन गया। डिसएडवांटेज में सबसे पहला ये है इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी far down, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो उनको डाउन द न्यूक्लियस गिर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स गिरते नहीं है, और अगर वो गिरेगा तो एटम खत्म हो जाएगा। एटम खत्म नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब उसने रदरफोर्ड ने नहीं दिया। नंबर 2, इसकी क्या खामियां थी, it should fall in nucleus moreover due to radiation electron a continuous spectrum। नंबर 2 ये था कि जो एटम एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा बोलते हैं रेनबो, सही आप लोगों ने देखा है रेनबो को फिजा, सही है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगी तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन खारिज करेगी। क्या खारिज करेगी, रेडिएशन, ऐसे रेडिएशन खारिज करेगी, और ये रेडिएशन जाके फिर हमें एक कलर देंगे, एक कलरफुल स्पेक्ट्रम देंगे, फिजा देंगे। वो फिजा या वो स्पेक्ट्रम को क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। द एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी, द एटॉमिक स्पेक्ट्रम must be continuous spectrum, must be continuous. Why? It is line spectrum,
जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है या इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो मूव करने से उससे रेडिएशन खारिज होना चाहिए, और जब रेडिएशन खारिज करेंगे, रेज खारिज करेंगे, तो रेज जब खारिज करेंगे तो वो एक कलरफुल हमें एक फजा देंगे, कलरफुल रेनबो देंगे हमें। वो कलरफुल को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस का मतलब ये है कि एक कलर जैसे ही खत्म होगी दूसरा शुरू होना चाहिए, दूसरा शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लू खत्म हो गई तो ब्लैक को शुरू होनी चाहिए, अगर ब्लैक खत्म हो गई तो रेड को शुरू होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर ये खत्म हो गई तो आप कोई और कलर ऐसे, एक कलर ऐसे मतलब बगैर किसी रुकावट के एक 3-4 कलर्स एक साथ हो जाए, जिस तरह रेनबो बनती है। रेनबो इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसमें आप लोग देखते हो कि 2-3 कलर के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डार्क या कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं है। जैसे येलो खत्म हो गई उसके साथ कोई और कलर लगा होगा, दूसरा कलर खत्म हो गई तीसरा कलर लगा होगा, आपको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलती है, कंटिन्यूस रेनबो मिलता है जिसमें कोई डार्क वगैरह नहीं। लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन खारिज करेंगे तो इसकी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस होनी चाहिए। लेकिन जो एटम की स्ट्रक्चर है या एटम की जो स्पेक्ट्रम है वो बनती है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि एक कलर बना, फिर उसके बाद एक डार्क नजर आएगा, आपको एक ब्लैक स्पेस नजर आएगा, फिर दूसरा कलर मिलेगा, फिर एक ब्लैक स्पॉट, फिर तीसरा कलर, फिर ब्लैक स्पॉट। कंटिन्यूस में देयर इज नो ब्लैक स्पॉट। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ब्लैक स्पॉट नहीं है, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में आपके पास ब्लैकेजेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कलर है, रेड है, रेड बन दिया, रेड के बाद आपको डायरेक्ट कोई और कलर नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिलता, दूसरा कलर ऐसा मिल जाता तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। लेकिन ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में बनती है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, वो लाइन है। लाइन स्पेक्ट्रम की किस तरह का है, लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह है, रेड बना उसके बाद आपको ब्लैक स्पेस नजर आएगा, क्या जाएगा, ब्लैक स्पेस, आपको कोई कलर नजर नहीं आएगा। फिर उसके बाद थोड़ी वक्त के बाद आपको एक और कलर नजर आ जाएगा, फिर एक ब्लैक स्पॉट, फिर एक और कलर। इसको फिर बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको, लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन स्पेक्ट्रम होगा जिसमें हर कलर के बाद एक डार्क नजर आएगी, एक ब्लैक स्पॉट नजर आएगा। लेकिन कंटिन्यूस में क्या है, कंटिन्यूस में देयर इज नो ब्लैक डॉट्स नहीं होंगे, सही है। तो ये रदरफोर्ड के कुछ एडवांटेजेस और उससे कुछ हमें रिजल्ट्स भी मिला, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इन डिसएडवांटेजेस को एक संस्थान ने मजीद आगे ले जाने की कोशिश की, इन डिसएडवांटेजेस की आंसर देने की उसने कोशिश की है। बोर एटॉमिक मॉडल वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। टिल हियर, if you have any confusion, so you may ask, you may text us, then we will give you your answer. So take care and Allah Hafiz.